गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश में आपका स्वागत करता हूं। हमें विश्वास है कि आप भी हमारी तरह गणपति उत्सव के रंग में रंग गए होंगे। हम भी यही चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष करें, लेकिन साथ में यह भी जानें कि वह उत्सव कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसके नायक गणेश ही क्यों हैं। तो चलिए इन सभी बातों पर बात करने के लिए गणपति उत्सव और गणनायक को और थोड़ा समझने के लिए श्री गणेश करते हैं इस श्रृंखला के नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। ये वो काल था जब भारत की भूमि पर अंग्रेजी शासन स्थिर हो चुका था। लोगों के विचारों में भ्रष्टता आने लगी थी। निज धर्म और राष्ट्र धर्म के संबंध में लोग उदासीन से दिखाई देने लगे। युवा शक्ति आदि संस्कृति के आचारों विचारों के प्रति घृणा अनुभव कर रही थी। अंग्रेजी संस्कृति के प्रति सभी का आकर्षण बढ़ रहा था। यदि ऐसे में कोई राष्ट्रभक्त राष्ट्र धर्म की बात भी करता तो उसे राजद्रोही कहकर मार दिया जाता या जेल में डाल दिया जाता। लोग बिखर रहे थे, संगठन की आवश्यकता थी। ऐसे में लोकमान्य तिलक ने 1893 में पूना में गणेशोत्सव का आरंभ किया। उनका प्रयोग सफल हुआ। धार्मिक उत्सव होने के कारण अंग्रेज उस पर रोक न लगा सके और यह उत्सव स्वाधीनता के आंदोलन का प्रभावशाली साधन बन गया। धीरे धीरे गणेश के नाम पर आरंभ हुआ यह उत्सव राष्ट्रव्यापी हो गया और गणनायक ने एक राष्ट्र नायक का रूप ले लिया। आज हम जब गणपति उत्सव मनाते हैं तो इतना नहीं सोचते, लेकिन बहुत साफ समझ आता है कि इस उत्सव को राष्ट्रव्यापी बनाने के पहले महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने कितना सोचा होगा। आज गणपति उत्सव का जो रूप है उसे देखकर यह सोचना भी कठिन है कि यह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कितना महत्व रखता था। राष्ट्र और राज्य से जुड़े इस भाव को यदि हम राज्य और राष्ट्र से जुड़े लोगों की दृष्टि से देखें तो संभवतः अधिक उपयुक्त होगा। गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी पांडुरंग सदाशिव खान खोजे ने गणेश उत्सव के विषय में लिखा है कि पूना में तिलक जी के नेतृत्व में गणेश उत्सव का प्रारंभ हुआ। वह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं था, देशभक्ति के प्रसार के लिए शुरू हुआ एक राष्ट्रीय महोत्सव था। यही कारण था कि चंद ही दिनों में इस उत्सव को राष्ट्र धर्म का स्वरूप प्राप्त हो गया। पूना से प्रेरणा लेकर वर्धा, नागपुर, अमरावती आदि नगरों में भी गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कुछ परिस्थितियों के जवाब में गणेश उत्सव का आरंभ किया और उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को लगने लगा कि अब गणपति ही उन्हें स्वतंत्रता दिलाएंगे। ये तो समझ आता है कि राष्ट्रीय एकता के जागरण के लिए गणनायक को चुना गया, लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि गणनायक के पहले अन्य देवों के नाम भी लोकमान्य तिलक के मन में आए हों? भगवान गणपति के नाम से ही पता चलता है कि वे गणों के अधिपति हैं, यानी कि समाज के, जनता के देवता हैं, या कहें कि राष्ट्र देवता हैं। यहाँ तक कि अन्य देवों की पूजा के पूर्व भी श्री गणेश का ही नाम लिया जाता है। लोकमान्य तिलक ने इस बात को समझा। वे जानते थे कि लोग धर्म, समाज, जाति, यहाँ तक कि देवताओं के नाम पर भी बंट जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो सभी चाहते हैं, वह है कार्य की सफलता। उन्होंने देखा कि सभी किसी कार्य को करने से पहले श्री गणेश के साथ ही उसे आरंभ करते हैं। सभी के मन में गणेश के प्रति यह भाव है कि उनका नाम लेकर किए गए कार्य में कोई बाधा नहीं आती और वो कोई काम हर हालत में पूरा होता है। और यही एक बात उन्हें राष्ट्र देवता या राष्ट्र नायक बनाती है।
अब तक यह समझ आता है कि कैसे गणपति को राष्ट्र नायक स्वीकारा गया, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या गणनायक को राष्ट्र नायक चुनने में उनका इतिहास भी सहायक बना? क्या गणपति के गुणकर्मों में ऐसी विशेषताएं रहीं जो उन्हें गणपति के साथ राष्ट्र अध्यक्ष या राष्ट्र नायक भी सिद्ध करती हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं। आदि अनादि संस्कृति में विनायक के उदय के पूर्व का समय ऐसा था कि जहां संघ या संगठन का अभाव था। स्पष्ट है कि एक ऐसे नायक की आवश्यकता थी जो संघ के इस अभाव की पूर्ति कर सके। वो काल ऐसा था कि गण स्वतंत्र थे, उनका कोई अधिपति नहीं था। गण से यहां कई अर्थ हैं, जैसे गण देवगण भी हैं, राक्षस गण भी और मानव भी। कुछ उदाहरण लें तो धूम्राक्ष, नरांतक, देवांतक जैसे राक्षसों का प्रभाव था। पूजा पद्धतियों में पाखंड की अधिकता हो रही थी। यदि देखें तो यह काल भी स्वतंत्रता संग्राम की स्थितियों से मेल खाता है। यहाँ भी राष्ट्र की अवनति हो रही थी। संभवतः यह समय की आवश्यकता ही थी कि तभी विनायक का उदय होता है और वे धीरे धीरे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके वे उस रूप में आते हैं कि गणनायक बन सकें। विनायक के उदय के पश्चात महादेव और अन्य देवों की उपस्थिति में विनायक का उपनयन संस्कार कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। ये वो स्थल था जहां यज्ञ की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती थी। इसी अग्नि को साक्षी मानकर विनायक को यज्ञोपवीत, दंड एवं मेखला आदि धारण कराए गए। बटुक रूप में विनायक ने भिक्षा मांगी। भिक्षा में वरुण देव ने विनायक को पाश अर्थात रस्सी प्रदान की और उसमें शत्रुओं को बांधने की रीति सिखलाई। महादेव ने त्रिशूल प्रदान किया और उससे शत्रुओं के संहार की विद्या प्रदान की। भगवान परशुराम की माता रेणुका देवी ने फरसा प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि तुम शत्रुओं का विनाश करोगे। सभी देवताओं ने विनायक को अस्त्र शस्त्र प्रदान करने के साथ यह आशीर्वाद दिया कि इन शस्त्रों से तुम शीघ्र ही दुष्टों का नाश करोगे। यह देवों का आशीर्वाद था या विनायक की अपनी विद्वत्ता कि उन्होंने शस्त्र उपयोग की विद्या और शास्त्रों का ज्ञान दोनों ही शीघ्रता से आत्मसात कर लिए। अब बस उन्हें अपने नेतृत्व कौशल को सिद्ध करना था। ऐसा कहा जाता है कि विनायक की सारी योजनाएं गुप्त रहती थीं और वे युद्ध में अजेय थे। ये सत्य है कि कार्तिकेय देवों के सेनापति थे, परंतु राष्ट्र संगठन के विषय में वे इतने प्रख्यात नहीं थे जितने विनायक। राष्ट्र संगठन में विनायक के अग्रणी होने का कारण थी उनकी वक्तृत्व कला। ब्रह्म विद्या के ज्ञाता और श्रेष्ठ वक्ता होने के कारण विनायक का गणनायक होना सहज हो गया। उन्होंने गणों को संगठित किया और राज्य को पीड़ा पहुंचाने वाले धूम्राक्ष, नरांतक और देवांतक जैसे कई राक्षसों का अंत किया और वे सर्व पूज्य और विघ्न नाशक के रूप में स्वीकार कर लिए गए। एक प्रकार से आदि अनादि संस्कृति में भगवान गणेश गणनायक के रूप में स्थापित हो चुके थे और उन्हें हर घर में पूजा जाने लगा था। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनकी छवि बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज एक राष्ट्राध्यक्ष की होती है? क्या आज के राष्ट्राध्यक्ष के पद को ही हम आदि अनादि संस्कृति में गणपति का पद मान सकते हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं। आदि अनादि संस्कृति से ही राष्ट्र धर्म भारत का प्रधान धर्म रहा है। इस संस्कृति में राष्ट्राध्यक्ष वही हो सकता है जो देश को भौतिक रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि प्रदान करने के साथ प्रजा को परमात्म तत्व या मोक्ष की ओर अग्रसर भी कर सके। और इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्राध्यक्ष में शक्ति के साथ सत और असत, गलत और सही की विवेचना करने वाली बुद्धि भी हो। विनायक इस विवेचनी बुद्धि के स्वामी हैं। यदि हम उनके स्वरूप को ध्यान से देखें तो ऐसे कई संकेत मिलेंगे जो उन्हें राष्ट्राध्यक्ष सिद्ध करने में सहायक हैं। गणपति का स्वरूप देखें तो उनका सिर गज अर्थात हाथी का है। हाथी की विशेषता है कि वह शांत रहता है, सहज ही विचलित नहीं होता। एक कुशल राष्ट्राध्यक्ष वही है जो त्वरित निर्णय न ले, वरन गहन विचार कर राष्ट्र हित में निर्णय ले। परंतु शांत का अर्थ यह भी नहीं है
कि हाथी अपने परिवार या क्षेत्र की रक्षा नहीं करता। जब आवश्यकता होती है तो वो क्रोध भी करता है और उसका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता। योग्य राष्ट्राध्यक्ष भी समय आने पर प्रतिकार करता है और ऐसा प्रहार करता है कि शत्रु का समूल नाश कर देता है। इसका अर्थ है कि एक राष्ट्राध्यक्ष में गणपति के ही समान गुरुता और गंभीरता दोनों होनी चाहिए। एक संकेत और देखिए, कहा जाता है कि गजानन का वाहन मूषक या चूहा भी राष्ट्रीय कूटनीति या गुप्त नीति का प्रतीक है। जैसे चूहा यूं तो दिखाई नहीं देता, परंतु अंदर ही अंदर जड़ें काट रहा होता है। वैसे ही एक योग्य कूटनीतिज्ञ अपने शत्रु को पता नहीं लगने देता और उसके आर्थिक और सामरिक स्रोतों को नष्ट करते हुए शत्रु राष्ट्र को कमजोर करता है। संकेतों से स्पष्ट है कि गणपति अपनी बुद्धि का उपयोग भली भांति करना जानते थे, लेकिन आख्यानों की दृष्टि से हमने अभी गणपति के नेतृत्व कौशल और युद्ध कौशल के कुछ ही उदाहरण देखे हैं। तो बुद्धिमत्ता को सिद्ध करने वाला एक आख्यान भी हमें देखना चाहिए। ये आख्यान हमें सामान्य रूप से सुनने को मिलता है, जिसके बाद देवों ने गणपति को प्रथम पूज्य का पद प्रदान किया या कहें अपना नायक स्वीकार किया। क्या है ये आख्यान? आइए देखते हैं। एक बार देवताओं में प्रथम पूज्य पद प्रदान करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। प्रथम पूज्य पद प्राप्त करने वाली इस प्रतियोगिता के अभ्यर्थी सभी देवताओं के समक्ष संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आने की शर्त रखी गई थी। जो देवता सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटेगा वही होगा प्रथम पूज्य देव। अन्य देवता शर्त के मर्म को न समझकर शारीरिक परिश्रम करते हुए दौड़ने लगे, किंतु गजानन ने अपनी विवेचनीय बुद्धि और सूक्ष्म सूझबूझ का प्रयोग किया और ब्रह्मांड की परिक्रमा के स्थान पर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त श्री राम के नाम की परिक्रमा कर ली और विजयी हुए। इस प्रकार उन्होंने अपनी उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और वे सर्वसम्मति से प्रथम पूज्य देव स्वीकार लिए गए। आपने निश्चय ही इस आख्यान का दूसरा रूप भी सुना होगा। गणपति से जुड़े आख्यानों की विशेषता ही ये है कि वे कई रूपों में प्राप्त होते हैं। कहीं ना कहीं उनसे जुड़े आख्यानों के विविध रूप, उनकी अलग अलग व्याख्याएं और विभिन्न संस्कृतियों में उनकी स्वीकार्यता भी गणपति को राष्ट्रव्यापी राष्ट्र नायक ही सिद्ध करती है। वैसे इस एपिसोड में हमारा प्रयास यही था कि हम गणनायक के राष्ट्रनायकत्व पर चर्चा कर सकें। जहां तक बुद्धिमत्ता से जुड़े इस आख्यान की बात है, तो इसका दूसरा रूप भी हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा इस श्रृंखला का अगला अंक, जहां हम विचार करेंगे कि क्यों आदि अनादि संस्कृति में गणपति को कहा जाता है बुद्धि प्रदाता, और क्यों भारतीय संस्कृति में आज भी जब कोई कुछ लिखना आरंभ करता है तो पहले पृष्ठ पर लिखता है श्री गणेशाय नमः। जानने के लिए देखिए महागणाधिपति गणेश का अगला अंक कल हमारे साथ इसी समय केवल वीर भारत पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा